हेलो ह्यूमंस, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च कंपोनेंट्स एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम रिसर्च प्रोसेस समझेंगे। सो रिसर्च प्रोसेस समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रिसर्च के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले होता है टाइटल। सो बेसिकली जो टाइटल होता है उसको हमारे जो भी रिसर्च पेपर है उसका कंटेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और वो कंसाइज होना चाहिए। जितना भी हम उसको शॉर्ट में एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और इंफॉर्मेटिव भी होना चाहिए। ये बेसिकली रीडर्स को एक आइडिया दे दे। जो टाइटल है वो आइडिया देना चाहिए रीडर्स को कि पेपर का फोकस क्या है और पेपर से पढ़ के उनको क्या पता चलेगा। तो टाइटल बहुत एक्यूरेट होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव भी होना चाहिए, और रिसर्च का फोकस और स्कोप को एक्सप्लेन कर पाए कंसाइज वे में। बेसिकली दैट इज टाइटल। देन एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली रिसर्च पेपर की ब्रीफ समरी होती है, जो कि क्या इंक्लूड करती है, जिसमें रिसर्च क्वेश्चन मेंशन होता है कि रिसर्च का फोकस क्या है, हम किस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, मेथड कौन से यूज किए गए वो शो करना चाहिए, की फाइंडिंग्स क्या हुई, जो भी रिसर्च क्वेश्चन था, जो भी रिसर्च हमने की, जो भी मेथड्स यूज करके हमें उसके बाद क्या फाइंडिंग्स मिली, और कंक्लूजन क्या निकला रिसर्च का। ये बेसिकली रीडर्स को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि पेपर का कंटेंट क्या है। उनको पूरा डॉक्यूमेंट ना पढ़ना पड़े, बस वो एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली एक ब्रीफ समरी पढ़ के समझ जाए कि उनको इस पेपर में किस बारे में डिटेल मिलेगी, क्या पढ़ने को मिलेगा। तो वो फोकस कर सके और तभी वो आगे पेपर पढ़े अगर वो उनके काम का है। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट इज लाइक द ब्रीफ समरी ऑफ रिसर्च पेपर। देन इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है वो बैकग्राउंड एक्सप्लेन करता है, बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट रिसर्च टॉपिक का जो भी बैकग्राउंड है। ये बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो भी है उसको इंक्लूड करता है, जो भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारी टर्म्स को एक्सप्लेन करना, और स्टडी का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या होगा फ्यूचर में वो एक्सप्लेन करता है। दैट ऑल कम्स अंडर इंट्रोडक्शन। बेसिकली अगर हमें सीबीटी पे कोई रिसर्च करनी है फॉर एग्जांपल, तो हमें सीबीटी का पूरा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि सीबीटी क्या होता है, कब किसने दिया। दैट ऑल विल कम अंडर इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्लीप पैटर्न पे, तो स्लीप की कौन कौन सी साइकिल्स होती हैं, सीबीटी किस वाली को अफेक्ट करता है, एंड देन जो भी इम्पोर्टेंस है इस स्टडी की कि ये किस यूज में आ सकती है ये स्टडी। दैट ऑल विल कम अंडर इंट्रोडक्शन। देन आता है लिटरेचर रिव्यू। सो बेसिकली जो लिटरेचर रिव्यू होता है वो सर्वे करता है और एनालाइज करता है एग्जिस्टिंग रिसर्च को और स्कॉलरली आर्टिकल्स को जो कि टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है ऑथर की जो भी अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट को लेके, और आइडेंटिफाई करता है रिसर्च गैप जो कि करंट स्टडी एम करती है एड्रेस करने के लिए। सो बेसिकली हम जब भी कोई स्टडी करनी होती है उससे पहले बहुत सारे पेपर्स पढ़ते हैं और एक लिटरेचर ऑफ रिव्यू बनाते हैं उनसे, जिसमें हम बेसिकली एनालाइज करते हैं कि इन चीज़ों पे रिसर्च हो चुकी है, जो ऑथर है उसने इस पे रिसर्च की, ये मेथड यूज करके की, फाइंडिंग्स ये थी। बट इसमें हमें ये भी आइडेंटिफाई करना होता है कि किस चीज़ पे फोकस नहीं किया और आपकी जो रिसर्च है वो इस चीज़ पे फोकस कर रही है। तो बेसिकली रिसर्च गैप हमें मेंशन करने होते हैं लिटरेचर रिव्यू में। सो बेसिकली हम जब पेपर लिखते हैं तो हमें लिटरेचर रिव्यू नहीं लिखना होता है। लिटरेचर रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च, बट इट्स नॉट लाइक कि ये उन पेपर्स में जो भी पेपर पब्लिश होता है उनमें ये मेंशन होता है। ये बेसिकली रीडर्स को लिखना होता है खुद से आफ्टर दे रीड अ पेपर। देन मेथोडोलॉजी। जो मेथोडोलॉजी सेक्शन होता है वो रिसर्च डिजाइन डिस्क्राइब करता है, डेटा कलेक्शन मेथड्स डिस्क्राइब करता है, डेटा एनालिसिस टेक्निक्स जो कि एक स्टडी में यूज की जाती है। तो बेसिकली ये इनफ डिटेल प्रोवाइड करता है बाकी रिसर्चर्स जो पढ़ रहे हैं कि वो स्टडी को रेप्लिकेट कर पाए। तो बेसिकली मेथोडोलॉजी हमें इसलिए मेंशन करनी होती है क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि गुड रिसर्च रेप्लिकेबल होती है। तो अगर हम मेथोडोलॉजी मेंशन कर देंगे तो बाकी रिसर्चर्स भी वो मेथोडोलॉजी फॉलो करके सेम रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं। इसलिए मेथोडोलॉजी सेक्शन में रिसर्च डिजाइन पता होना चाहिए, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, मिक्स्ड है,
डेटा कलेक्शन मेथड्स की डेटा कैसे कलेक्ट किया, बेसिकली डेटा एनालिसिस के लिए क्या यूज़ किया, सो वो सब कुछ मेंशन होना चाहिए मेथडोलॉजी के अंडर। देन रिजल्ट्स, तो जो रिजल्ट सेक्शन होता है वो प्रेजेंट करता है स्टडी की जो भी फाइंडिंग्स है, बहुत ही क्लियर और कंसाइज मैनर में उसको रिप्रेजेंट करता है। इसमें टेबल्स, ग्राफ्स या दूसरे विजुअल रिप्रेजेंटेशन, पाई ग्राफ या पाई चार्ट, एनीथिंग, लाइन ग्राफ, व्हाटएवर, कोई भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन को यूज किया जा सकता है रिजल्ट को समझाने के लिए। डिस्कशन, डिस्कशन बेसिकली इंटरप्रेट करता है रिजल्ट्स को, जो भी रिजल्ट्स आए वो क्यों आए, कैसे आए, उसमें जो भी फाइंडिंग्स है उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना, रिसर्च क्वेश्चन से उनको रिलेट करना। एक तो रिजल्ट को इंटरप्रेट करना और उसको रिसर्च क्वेश्चन से रिलेट करना, ये मेजर पोर्शन होता है डिस्कशन का। इसलिए डिस्कस करता है इम्प्लीकेशंस और लिमिटेशंस और जो भी सिग्निफिकेंस है फाइंडिंग्स का, कि फाइंडिंग्स कैसे सिग्निफिकेंट है, या फिर जो भी वो नई रिसर्च के लिए जो भी वो एरियाज प्रपोज कर रही है वो सब मेंशन करते हैं डिस्कशन के अंडर। देन कंक्लूजन में क्या होता है, कंक्लूजन बेसिकली प्रोवाइड करता है मेन फाइंडिंग्स की समरी को, जो भी रिजल्ट और डिस्कशन में हमने एक्सप्लेन किया बेसिकली उसकी समरी हो जाती है कंक्लूजन। ये सिग्निफिकेंस हाईलाइट करती है और रिसर्च ऑब्जेक्टिव को अच्छे से एड्रेस करती है। ये बेसिकली इसमें हमें एविडेंस भी सपोर्ट करना चाहिए रिजल्ट और डिस्कशन सेक्शन से, ठीक है। लाइक रिजल्ट और डिस्कशन सेक्शन में जो भी हमें एविडेंस हमने अपनी रिसर्च में मिले, रिसर्च से मिले कि आपका जो भी रिसर्च क्वेश्चन है अगर उसको सपोर्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, वट जो जिस भी लाइक जिस भी साइड हमें मिला, या तो फेवर में या अगेंस्ट में, जो भी एविडेंस हमें मिला वो हमें मेंशन करना होता है कंक्लूजन में। देन रेफरेंसेस, तो जो रेफरेंसेस सेक्शन होता है वो सारे सोर्सेस को साइट करता है रिसर्च पेपर में, और ये एक स्पेसिफिक साइटेशन स्टाइल मेंशन करता है। मेन एपीए, एपीए फॉर्मेट जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडिया में, अब्रॉड में। एपीए फॉर्मेट हमें अच्छे से आना चाहिए, हम जब भी मास्टर्स में जाएंगे तो एपीए विल बी द फर्स्ट थिंग जो हमें पढ़नी होती है। सो इट्स बेटर अगर आप अपने बैचलर्स में वो समझ लो, और बेसिकली आपको एपीए फॉर्मेट आना चाहिए। और इसमें बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है ईच सोर्स के लिए। इट्स लाइक कि जब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन करते हैं, और फिर जब हम बताते हैं कि हमारी जो रिसर्च है वो इन स्टडीज से लाइक सपोर्ट कर रही है इन स्टडीज को, तो वो सब हमें मेंशन करनी होती है बाद में स्टडीज की, ये स्टडीज हमने पढ़ी थी, तो वो that all will come under reference। एक्नॉलेजमेंट, तो जो एक्नॉलेजमेंट सेक्शन होता है वो एक्नॉलेज करता है उन इंडिविजुअल्स को या ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने रिसर्च में कंट्रीब्यूट किया, बट बेसिकली वो ऑथर नहीं है। राइट, उन्होंने कंट्रीब्यूट कैसे किया, किसी तरह हेल्प करके, या तो लाइक फंड करके रिसर्च को, या फिर किसी भी और तरीके से। देन अपेंडिसेस, अपेंडिसेस बेसिकली सप्लीमेंट्री मटेरियल कंटेन करता है जो कि मेन टेक्स्ट को सपोर्ट करता है, बट बेसिकली वो रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग के लिए नेसेसरी नहीं होता। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं क्वेश्चनर्स, सर्वे रिजल्ट या एडिशनल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो अपेंडिसेस भी इट्स नॉट लाइक अ कंपलसरी सेक्शन जब रिसर्च पेपर लिखा जाता है, कम स्टडीज में ये मेंशन्ड होता है, स्पेशली अगर कहीं पे क्वेश्चनर वगैरह यूज किया गया है या उसमें यूज होता है। देन रिसर्च डिजाइन, सो बेसिकली ये मेथोडोलॉजी में ही मेंशन्ड होता है। तो रिसर्च डिज़ाइन डिस्क्राइब करता है ओवरऑल प्लान या स्ट्रैटेजी जो कि स्टडी कंडक्ट करते टाइम यूज़ की गई। ये टाइप ऑफ रिसर्च आउटलाइन करता है कि एक्सपेरिमेंटल है, कोरिलेशनल है, क्वालिटेटिव है, या कौन सी है। अप्रोच आउटलाइन करता है और रैशनल बिहाइंड द चोजन डिज़ाइन, कि क्यों हमने ये वाला रिसर्च डिज़ाइन चूज किया। सैम्पल और पार्टिसिपेंट्स भी मेथोडोलॉजी में ही मेंशन्ड होते हैं, मेथोडोलॉजी के पार्ट ही है बेसिकली सैम्पल और पार्टिसिपेंट्स। ये सेक्शन हमें डिटेल प्रोवाइड करता है पार्टिसिपेंट्स के बारे में, या जो भी सैंपल हमने स्टडी में यूज़ किया उनकी करेक्टरिस्टिक इंक्लूड करके, उनको क्यों रिक्रूट किया गया, कैसे रिक्रूट किया गया, वो प्रोसेस मेंशन करके, और इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है।
लाइक इट्स बेसिकली लाइक कि हमें कुछ लोगों पे सीबीटी कंडक्ट करके उनका स्लीपिंग पैटर्न देखना है कि उनके स्लीप में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं, बट इसमें वो लोग इंक्लूडेड नहीं है जिनको इंसोम्निया है। जो इंसोम्निया है हम उनको इंक्लूड नहीं कर रहे, या फिर जो लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं उनको इंक्लूड नहीं कर रहे। तो ये एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हो गया। और किन को इंक्लूड कर रहे हैं? जितने भी यंग एडल्ट्स हैं जो कि 18 से 25 के बीच की एज में है, तो वो इंक्लूजन क्राइटेरिया में आ गया। सो दिस इज इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। देन डेटा कलेक्शन, तो डेटा कलेक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेथडोलॉजी। तो ये एक्सप्लेन करता है कि डेटा कैसे गैदर किया गया स्टडी के लिए। ये इंक्लूड करता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए या मेजर्स या फिर टेक्निक्स यूज की गई डेटा कलेक्ट करने के लिए। और ये भी बताता है कि वो कितना वैलिड और रिलायबल है जो भी इंस्ट्रूमेंट मेजर या टेक्निक यूज की गई। देन प्रोसीजर, जो प्रोसीजर है वो आउटलाइन करता है स्पेसिफिक स्टेप्स या प्रोटोकॉल जो कि रिसर्च को कैरी आउट करने के लिए फॉलो किया गया। ये बेसिकली प्रोवाइड करता है एक बहुत ही क्लियर और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, जो कि इंक्लूड करता है कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो कि पार्टिसिपेंट्स को दिया जाएगा। तो प्रोसीजर इट्स नॉट लाइक इम्पॉर्टेंट, लाइक हर स्टडी में मेंशन नहीं होता, कुछ कुछ में मेंशन होता है। बिकॉज बेसिकली जब भी हम रिसर्च डिज़ाइन मेंशन करते हैं तो उसमें ये इंक्लूड हो ही जाता है, बट अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो प्रोसीजर लिखना एक नेसेसिटी बन जाता है। देन डेटा एनालिसिस बेसिकली डिस्क्राइब करता है स्टैटिस्टिकल या क्वालिटेटिव टेक्निक जो भी यूज़ की गई कलेक्टेड डेटा को एनालाइज करने के लिए। और ये एक्सप्लेन करता है कि ये मेथड क्यों यूज़ किए गए, और स्टेप्स आउटलाइन करता है जो भी एनालिसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। एथिकल कंसीडरेशंस क्या होती है? ये बेसिकली एड्रेस करती हैं प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स राइट और इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर, कॉन्फिडेंशियलिटी और कोई भी नेसेसरी एथिकल अप्रूवल्स जो कि स्टडी के लिए ऑब्टेन करना ज़रूरी था। देन लिमिटेशंस, तो ये जो कंपोनेंट है ये डिस्कस करता है कि क्या लिमिटेशन है या पॉसिबल वीकनेस क्या है रिसर्च डिज़ाइन की, सैम्पल की, डेटा कलेक्शन मेथड की, या जो भी डेटा एनालिसिस टेक्निक यूज़ की गई। ये एक्नॉलेज करता है कोई भी कंस्ट्रेंट जो कि इस स्टडी की वैलिडिटी या जनरलाइजेबिलिटी को एक्नॉलेज करता हो। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या होती है? वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बेसिकली कंसीडर ये जो कंसीडरेशंस होते हैं ये असेस करते हैं कि जो स्टडी है वो किस एक्सटेंट तक मेजर करती है जो भी वो मेजर करना चाहती है, और जो कंसिस्टेंसी कितनी है, स्टेबिलिटी कितनी है फाइंडिंग्स की। ये जो सेक्शन है ये डिस्क्राइब करता है कि कौन से स्टेप्स लिए गए वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि स्टडी रिलायबल रहे और वैलिड रहे। सो बेसिकली यही मेन कंपोनेंट्स हैं एक रिसर्च पेपर के। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। सो जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं अपना जो मैंने रिसर्च पेपर लिखा है मैं उससे एक बार ये सारे कंपोनेंट समझाती हूँ। यस, सो आई एम बैक। सो यहाँ पे अब हम समझते हैं रिसर्च कंपोनेंट्स वाइल लुकिंग एट दिस रिसर्च पेपर। सो ये पेपर मैंने लिखा था अपने बैचलर्स में अलॉन्ग विद माय प्रोफेसर एंड माय अदर क्लासमेट्स। सो सबसे पहले हमें सो बेसिकली ये टॉपिक है, पहले टॉपिक समझ लेते हैं और मैं बताती हूँ कि हमने ये टॉपिक क्यों चुना। सो बेसिकली इट्स द अंडरस्टैंडिंग द रिस्क ऑफ non-communicable diseases through the lens of a communicable disease, lifestyle changes of young adults during COVID-19। So basically हमने हमारा गोल ये था कि लाइफस्टाइल चेंजेस पढ़ने हैं हमें यंग एडल्ट्स के। हमने हमारा लाइक एज ग्रुप था 18 से 25, और कोविड-19 के टाइम पे जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस हुए उस वो पढ़ के हमें ये देखना था कि कैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का रिस्क बढ़ गया। लाइक जैसे लोगों का लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री हो गया था उस टाइम पे, तो उस चक्कर में हार्ट डिसीजेस के चांसेस बढ़ गए थे एंड ऑल दैट। तो बेसिकली हमें वो पढ़ना था कम्युनिकेबल डिसीज जो कि कोविड-19 थी। तो उस चक्कर में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का रिस्क कैसे बढ़ गया हमने वो उस पर स्टडी की थी। सो दिस इज द टॉपिक विच इज लाइक
इसको हम इससे ज़्यादा कंसाइज नहीं कर पाए क्योंकि लाइक यूजुअली इतना लंबा नहीं होना चाहिए टॉपिक बिकॉज इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर द रीडर्स। सो ऑल बट हमारे पास ऑप्शन नहीं था इसको इससे ज़्यादा कंसाइज करने का, बट दिस इज एक्यूरेट। This is not as precise as it should be, but still it's fine, I guess. So yeah, like topic concise है, accurate है और describe कर रहा है अच्छे से कि research का focus क्या है. Then let's see, uh, just a minute, let's see abstract. तो एक बार हम abstract पढ़ लेते हैं कि abstract में था क्या. तो एब्स्ट्रैक्ट में पहले बैकग्राउंड मेंशन किया दैट द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक. लॉकडाउन measures had been enforced in many countries to restrict the spread of this communicable disease which had unforeseen detrimental effects on lifestyle habits. Then we explained non-communicable diseases. Then we explained कि कितने लोगों को होता है. Then पेंडेमिक के बारे में बताया. फिर हमने पर्पस बताया स्टडी का कि it is the main objective of this study is to describe the lifestyle related behavior changes during COVID-19 pandemic among young adults living in the southern states of India. फिर methods भी हमने explain करे कि ex post facto research design use किया गया है, क्रॉस सेक्शनल सर्वे मेथड यूज किया गया, कितने लोगों पे किया गया, लाइफस्टाइल बिहेवियर क्वेश्चनर जो कि यूज किया गया, कौन सा क्वेश्चनर हमने यूज किया था, और मेजर फाइंडिंग्स हमने एक्सप्लेन की और कंक्लूजन बता दिया. तो बेसिकली ये पूरा एक ब्रीफ समरी हो गई, ये अच्छे से समराइज्ड है कि जो भी रिसर्च पेपर में आगे है. तो कीवर्ड्स भी हमें लिखने होते हैं कि कीवर्ड्स बेसिकली हैं क्या. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, कम्युनिकेबल डिसीज है, लाइफस्टाइल चेंजेस है, यंग एडल्ट है और कोविड-19 है. सो बेसिकली ये हमें कीवर्ड्स हमें मेंशन इसलिए करने होते हैं जिससे हम एक तो बता पाए कि हम इस पेपर को पढ़ के कौन कौन सी टर्म्स समझ सकते हैं, और जब भी कोई रिसर्चर ये टर्म्स ढूंढे तो ये रिसर्च पेपर उसके पास अवेलेबल हो. सो नाउ लेट्स सी इंट्रोडक्शन. फिर हमने इंट्रोडक्शन लिखा. इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमने कीवर्ड्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया और उसके बाद हमने बताया कि प्रेजेंट स्टडी किस चीज क्या अटेम्प्ट करना चाहती है. जस्ट लुक एट द लास्ट पैराग्राफ. द प्रेजेंट स्टडी इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ दिस पेंडेमिक लेड lockdown on the lifestyle of young adults and how it paves the way to give rise to other non-communicable diseases in the long run. सो या ये सब एक्सप्लेन हो गया इंट्रोडक्शन में, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होता है. देन मेथडोलॉजी हमने एक्सप्लेन की जिसमें हमने रिसर्च डिज़ाइन और टेक्निक बता दी. इसमें हमने पार्टिसिपेंट्स भी इंक्लूड कर दिए, जैसे कि मैंने बोला था कि मेथडोलॉजी में हम रिसर्च डिज़ाइन, टेक्निक, पार्टिसिपेंट, सैम्पलिंग प्रोसीजर, डेटा कलेक्शन मेथड, टूल, मेथड टू एनालाइज डेटा सब इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं. तो हमने बता दिया कि पार्टिसिपेंट्स कितने थे और कितनी मेल थी, कितनी फीमेल थी, कितने लोग कौन से स्टेट से थे, सैम्पलिंग प्रोसीजर कौन सा यूज़ किया, डेटा कलेक्शन मेथड कौन सा यूज़ किया, टूल कौन सा यूज़ किया, और फिर मैं डेटा एनालाइज करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया. सो ये सब रिसर्च, ये सब मेथडोलॉजी के अंदर आ गया. देन उसके बाद हमने पढ़ा था कि रिजल्ट्स लिखने होते हैं. तो हमने रिजल्ट एक्सप्लेन कर दिए कि ईटिंग हैबिट्स और फिजिकल एक्टिविटी. देन हमने 4 चीज़ों पे फोकस किया था कि अनहेल्दी ईटिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग पैटर्न और फिजिकल एक्टिविटी. और इसमें जो भी डिफरेंस आया था, इंक्रीज डिक्रीज जो भी हुआ था, वो हमने मेंशन कर दिया था रिजल्ट्स में. देन डिस्कशन में हमने पढ़ा था कि पहले तो हमने यही मेंशन किया कि अटेम्प्ट क्या है स्टडी का. फिर हमने बताया कि हमने जो भी 4 फैक्टर्स डिसाइड किए थे उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया. फिर जो रिजल्ट आया उससे उसको रिलेट किया. जैसे यहाँ पे हमने पहले हेल्दी एंड अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स को एक्सप्लेन किया. जस्ट अ मिनट. ओके. हाँ, ये हेल्दी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हमने देखा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को कैसे अफेक्ट करता है, रिजल्ट क्या आया, फिर वो सब रिलेट किया. ऐसे ही हमने स्लीपिंग पैटर्न वगैरह को देखा. फिजिकल एक्टिविटी देखी, स्लीप ड्यूरेशन देखी.
और इस सबको बेसिकली हम रिलेट करते गए फाइंडिंग से। उसके बाद हमने कंक्लूजन देखा। कंक्लूजन क्या था कि अलार्मिंग चेंजेस आए लाइफस्टाइल बिहेवियर में यंग एडल्ट्स के ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, जो कि रिस्क फैक्टर की तरह पोज कर सकते हैं फॉर डेवलपिंग एनसीडीज। उसके बाद हमने रेफरेंसेस लिखे, जो भी रिसर्च स्टडीज हमने यूज़ की, जो जिनसे भी हमारे रिजल्ट मैच किए। तो ये सब एपीए स्टाइल में है, तो हमें एपीए फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है जब हम कोट कर रहे होते हैं कि ये इस चीज़ से मैच कर रहा है। स्पेशली ये तब होता है जब हम डिस्कशन लिखते हैं, डिस्कशन लिखते टाइम और इंट्रोडक्शन लिखते टाइम हमें मेंशन करना होता है। तो जैसे ये जो नंबर मेंशन्ड है 8 या 9 लाइक दिस, तो बेसिकली ये रेफरेंसेस ही बता रहे हैं कि जो उससे मैच कर रही थी, जो स्टडी उस रिजल्ट से मैच कर रही थी, वो 8 नंबर की है या 9 नंबर की है, लाइक दैट। सो हमें ऐसे रेफरेंसेस मेंशन करने होता है। सो ये बेसिकली एपीए फॉर्मेट में लिखा गया है। देन ये रेफरेंसेस हो गए। फिर हमने अपेंडिक्स लिखी थी बिकॉज हमने जो क्वेश्चनर यूज़ किया था वो हमें लिखनी थी, बिकॉज ये क्वेश्चनर हमने डेवलप नहीं किया था किसी और, लाइक यहाँ पे मेंशन्ड है अर्चना कुमारी करके, जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं या प्रोफेसर हैं, उन्होंने बनाया हुआ है ये क्वेश्चनर, ये यूज़ किया था हमने। और अपेंडिक्स में हमने मेंशन कर दिया कि कौन सा क्वेश्चनर हमने यूज़ किया था। पूरा क्वेश्चनर यहाँ पे मेंशन्ड है। क्वेश्चनर में जो भी क्वेश्चंस थे, कैसे स्कोरिंग की गई, वो सब कुछ अपेंडिक्स में मेंशन्ड है। सो या दैट इज इट। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। So yeah, that is it for today's video. I hope now research components are clear to you all कि research components कौन कौन से होते हैं, research paper लिखते टाइम हमें क्या क्या देखना होता है. So yeah, that is it for today's video and I will see you all in the next video.